हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछली क्लास में हम लोग डॉट प्रोडक्ट के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे सारे पढ़ लिए, ठीक है। और उसके जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो प्रोजेक्शंस वाले में जो फार्मूले जो इम्पोर्टेंट थे वो सारे अच्छे तरीके से कवर कर लिए। मतलब बेसिक फार्मूला, बेसिक कॉन्सेप्ट सारा कवर हो चुका है, ठीक है। हमने प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं की थी, बस कॉन्सेप्ट ही सीखा था, ठीक है। अब उसमें हमने प्रॉब्लम इसलिए ऐड नहीं किया कि थोड़ी वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती, ठीक है। तो इस वजह से अब इस पार्ट 2 में उसके सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम शुरू करने से पहले जो उसमें थोड़े से जो यूज होने वाले हैं कॉन्सेप्ट पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि एक्यूट एंगल जो होता है 0 से 90 डिग्री होता है, पर 90 डिग्री आप नहीं लेंगे क्योंकि वो राइट एंगल हो जाता है, ठीक है। तो ये खास ध्यान रखेंगे इस पर, ठीक है। तो एक्यूट एंगल जब भी होता है, ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कोई एक वेक्टर ए है इधर की तरफ और कोई वेक्टर बी है, तो इस तरीके से अगर दोनों के बीच 90 डिग्री से कम है तो इस तरीके से अगर दिख रहा है तो वो एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। 90 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक्यूट एंगल होगा। तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो पॉजिटिव आता है, ठीक है। क्यों पॉजिटिव आता है थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि इसका रीज़न क्या है। जो मैथ वाले स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे और जो नहीं है वो भी समझ जाएंगे। देखिएगा, कॉस का ग्राफ बनाते हैं तो कॉस का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। बस मैं पाई तक ही बनाता हूँ, मतलब 180 तक ही, क्योंकि मुझे वहीं तक की ज़रूरत है इस वजह से। अब खुद देखिए कि ये π/2 होता है कि नहीं, ये π/2 होता है। तो उसके ऊपर जो है ये +1 से लेकर के यहाँ पे -1, ठीक है, -1। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू जो है cos थीटा की पॉजिटिव है, क्योंकि वो ऊपर है 0 से लेकर के +1 तक। और 90 पे जो है मैं बता रहा हूँ अभी कि 0 है, तो ये क्या है, cos थीटा यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। ये नहीं लेंगे, इतना हिस्सा है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ओके। और 90 पे क्या है, उसकी वैल्यू 0 है। ऑब्वियसली दिख रहा है यहाँ पे कि cos थीटा यहाँ पे क्या है, 0 है, ठीक। और इतना जो हिस्सा है नीचे जो है, यानी कि 90 से लेकर के 180 तक, मतलब 90 नहीं होगा, 90 पे तो 0 है, उससे यहाँ से इससे इधर जो है वो क्या है, नेगेटिव है। cos थीटा जो है लेस देन 0 है, ठीक है। बस इतना आप ध्यान में रखेंगे। इसको आप ग्राफ को किनारे ज़रूर बनाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आपको ये लग रहा होगा कि अब ऐसे बता दिया, नहीं, ये SHM में आप जाएंगे वहाँ पर भी यूज़ होगा, ठीक है, ये कई जगह यूज़ होगा, ठीक है। अभी जहाँ मैं ग्राफ इंक्लूड करूँगा कॉस से रिलेटेड वहाँ यूज़ होगा, ठीक है। तो ये आपको ग्राफ बिल्कुल दिमाग में फिक्स कर लेना है, ठीक है, दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लेना कि ये ग्राफ कॉस का है। बना देते हैं यहाँ पे cos थीटा वर्सेस ये जो है, मतलब यहाँ पर रेडियन में होता है, थीटा इन रेडियन यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कि अब यहाँ पे अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं A.B, ठीक है, तो लिखते हैं (A mod B cos थीटा). तो cos थीटा, तो यहाँ पर क्या है, cos थीटा पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है, और मॉड जो है वो तो पॉजिटिव होगा, और मॉड भी है वो भी पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव है ही है 0 से लेकर के 90 तक, 90 के बीच में, ठीक है। तो वो पॉजिटिव है, तो ये पूरा ही ग्रेटर देन 0 होगा। यानी कि जब भी एक्यूट एंगल बनेगा तो डॉट प्रोडक्ट जो आने वाला है वो ग्रेटर देन 0 आने वाला है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब ये नोट कर लिया आपने ना, मैं मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये बस समझाने के लिए आपको बताया, पर ये इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना है, ओके। तो अब यहाँ पर आते हैं 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा कि दोनों ही वेक्टर्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से होंगे। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है A.B जो है वो 0 होगा, ठीक। यहाँ पे आते हैं, जब ऑब्ट्यूस होगा तो लिख देते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। तो कुछ इस तरीके से A है और ये B है, तो आपको जाहिर सी बात है यहाँ पे A.B जो है वो निगेटिव होगा। क्यों?
क्योंकि कॉस थीटा जो है यहाँ पे लेस देन 0 है, मैंने बता दिया था कॉस के ग्राफ से, ठीक है। तो ये भी डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन 0 होगा। मैंने इनइक्वालिटी नहीं लगाई है क्योंकि इनइक्वालिटी लगाई है मैंने, इक्वल नहीं लगाया है क्योंकि वो इक्वल वाला हिस्सा वो 90 डिग्री है, वो यहाँ पर है। यहाँ पर भी देखिए मैंने इक्वल वाला साइन नहीं लगाया क्योंकि ये 90 पे तो 0 हो जाएगा ना, तो वो तो नहीं लेना है, वो उसकी डोमेन में ही नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। ओके, तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, तो प्लीज़ राइट डाउन, ठीक है। इसको अच्छे से कॉपी कीजिए और दिमाग में फिक्स कर दीजिए और अच्छे से ओके। इतना हो गया, चलिए अब आगे चलें, ठीक है। अब ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी बात ख़त्म नहीं है, अब शुरू हुई है, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूँ, ओके, ये चीज़ हटा दें। अब देखिए मैं करने क्या जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या किया कि यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर बना दिया है, ठीक। अभी इसको हटा देते हैं, वेलोसिटी वेक्टर, और फोर्स इस साइड लग रहा है, वेलोसिटी इधर लग रहा है, फोर्स इस साइड लग रहा है। तो क्या फोर्स का, अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होता है, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होता है, तो इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा कि नहीं, कोई बात नहीं, ए स्मॉल ए से बना देते हैं। क्यों भाई, एम इज इक्वल टू ए होता है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जब भी वेलोसिटी फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, जब भी वेलोसिटी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होगा, मतलब दोनों ही पैरेलल होंगे, ठीक है, तो उस समय वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। वेलोसिटी इंक्रीज होगी, मतलब अगर आपको वेलोसिटी ऐसे दिख रही है और एक्सेलरेशन इस तरीके से, तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, ठीक। ये दिमाग में काइनेमेटिक्स में आएगा, पर कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पे ज़रूरत है। अगर वही वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक। ये तो सिंपल सी बात है कि क्योंकि फोर्स इधर की तरफ लग रहा है तो वेलोसिटी को कम करता जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली कभी ना कभी 0 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक। तो फोर्स मैंने यहाँ लगाया, तो फोर्स का कंपोनेंट जो है कुछ इधर होगा, वो कितना होगा, एफ कॉस थीटा, और इधर जो होगा एफ साइन थीटा होगा। तो ऑब्वियसली बात है इधर भी ए कॉस थीटा होगा, एक्सेलरेशन का भी इधर ही कंपोनेंट आएगा, या फिर मैं कह सकता हूँ कि इधर ए साइन थीटा होगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे दिख रहा है मुझे, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। तो जब भी, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जब भी फोर्स डॉट वेलोसिटी प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब यानी कि दोनों के बीच एक्यूट एंगल होगा, तभी तो ऐसा होगा। तो जब भी डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वहाँ पर वेलोसिटी यानी कि क्या होगा, अगर स्पीड भी बोल सकते हैं कि इंक्रीज कर रहा होगा, वेलोसिटी वेक्टर विल बी इंक्रीजेस, ठीक है। अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो यानी कि कुछ आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो वहाँ पर वेलोसिटी जो होगी इंक्रीज कर रही होगी, ठीक है। दिमाग में फिक्स हो गई। यहाँ आते हैं, अगर फोर्स, अब यहाँ पे क्या है, इधर ले लेते हैं हम वेलोसिटी और इधर ले लेते हैं फोर्स, ठीक है। अब फोर्स और वेलोसिटी के बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो इस समय जो वेलोसिटी होगी या फिर उसका मैग्नीट्यूड होगा, तो क्या इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नॉट चेंज। क्यों, क्योंकि अब ये इधर की तरफ पार्टिकल जा रहा है, अब फोर्स ऊपर लगा रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब मैं मॉड लगाना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। अभी आपको थोड़ा सा इसका
पता नहीं है कि एक्चुअल में क्या होगा। वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज करेगी क्योंकि मॉड लगा रहे हैं बड़ी सावधानी से, क्योंकि स्पीड इसकी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, यहाँ पर इसकी स्पीड इंक्रीज नहीं करेगी क्योंकि वो फोर्स इस डायरेक्शन में है। पर वेलोसिटी चेंज हो सकती है क्योंकि वो तो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है ना। अब ये इस पे लगा रहे तो वो सर्कल में एक्चुअली घूम जाएगा, ये सर्कल में घूम जाएगा, पर हाँ उसको कोई उसकी स्पीड कोई इंक्रीज नहीं करेगा। मैं थोड़ा सा मतलब डेप्थ में नहीं जाना चाहता, अभी रुक रहे हैं। ये सर्कुलर मोशन में आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, कि अगर एफ डॉट बी के बीच का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो उसका मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड जो है चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो इसका कोई कंपोनेंट इधर आ ही नहीं रहा है, कोई आएगा ही नहीं। तो फिर क्या होगा, ये कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं बोले, कांस्टेंट स्पीड से। मैं बार बार यही बोलता हूँ कि स्पीड अलग है, वेलोसिटी अलग है भाई। ठीक है, हाँ वेलोसिटी में स्पीड इंक्लूडेड है, उसमें डायरेक्शन भी इंक्लूडेड है। ठीक है, ये बात में दिमाग में हमेशा रखिएगा, मैं धीरे धीरे बात में आपको समझाते चला जाऊँगा। अच्छा ओके, अब अगर यहाँ पर आते हैं कि अगर वेलोसिटी इधर की तरफ है और फोर्स ऐसे चल रहा है तो होगा क्या कि इसका कुछ कंपोनेंट इधर आएगा। मैं यहाँ पे अगर इसको थीटा ले लेता हूँ तो एफ कॉस थीटा इधर की तरफ और एफ साइन थीटा इधर की तरफ आएगा। तो ये जो होगा ये फोर्स वाला वेक्टर यानी कि ये फोर्स वेक्टर इसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, इसकी मैग्नीट्यूड को डिक्रीज करेगा। यानी कि एफ डॉट वी जब लेस देन 0 होगा यानी कि उसमें ऑब्ट्यूस एंगल होगा, यानी कि उसकी वैल्यू जब निगेटिव आएगी तो उस समय स्पीड जो होगी इन डिक्रीज करेगी, स्पीड विल बी डिक्रीजेस। ये दिमाग में रखिएगा आप। ठीक है, अब इसको पूरा एकदम अच्छे से पूरा मन से पूरा एकदम नोट करिए और दिमाग में पूरा फिक्स करिए। ठीक है, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट के अब हम बनाते जा रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स में आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन उसी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, देखिए ये दिया हुआ है कि फाइंड आउट करना है कि किस में वेलोसिटी जो होगी इंक्रीज, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा। ठीक है, मैं बार बार ऐसे मतलब थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है। इसमें जब भी मैं मॉड लिखा हुआ हूँ तो इसका मतलब स्पीड की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए कोई बात नहीं, वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है, फोर्स वेक्टर भी दिया हुआ है। तो वो ये कह रहे हैं कि किस में वेलोसिटी इंक्रीज, फिर से मतलब गड़बड़ हो रहा है, उसकी स्पीड किस में इंक्रीज होगी। ठीक है, इसकी स्पीड किस में इंक्रीज होगी। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि एफ डॉट वी कितना आ रहा है, एफ डॉट वी कितना आ रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे आई से आई वाला, तो -1 × 1 फिर +2 × 2। ठीक है, और ये 3 × 1। ओके, -1 + 4 + 3, ठीक है 7, ये 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे दिख गया कि एफ डॉट वी जो है ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब इसमें जो होगा इंक्रीज कर रहा होगा। ये बात समझ आ गई, क्योंकि एक्यूट एंगल बना रहा होगा इसमें। वेलोसिटी से फोर्स जो है वो एक्यूट एंगल पे होगा, तभी तो पॉजिटिव आ रहा है। तो इस वजह से डॉट प्रोडक्ट जब 0 आ रहा है तो इसका मतलब इसमें जो है स्पीड इंक्रीज कर रही होगी, वेलोसिटी नहीं, स्पीड इंक्रीज कर रही होगी। ठीक है, दिमाग को फिर से बताइएगा कि स्पीड इंक्रीज कर रही होगी, वेलोसिटी नहीं, स्पीड की बात कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर जब आएंगे हम तो एफ डॉट यहाँ पे आ लेते हैं। तो जब एफ डॉट वी यहाँ पे लेंगे तो देखिएगा यहाँ पे 1 -2 इससे, फिर यहाँ पे +1, तो ये तो 0 आ गया। मतलब कैसे आ गया भाई, ये 2 - 2 तो 0, यानी कि एफ डॉट वी यहाँ पे 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी और एफ जो है दोनों ही परपेंडिकुलर होंगे। तो इसका मतलब जो है यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी कि स्पीड नॉट चेंज। ठीक है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा होगा, वेलोसिटी चेंज हो रही होगी वो हमें नहीं पता, और पता है आपको बाद में पता चल जाएगा, पर अभी मैं उसमें नहीं जाना चाहता। पर इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही होगी। ठीक,
यहाँ पे आते हैं एफ डॉट वी पे। तो यहाँ पे जब एफ डॉट वी आप निकालेंगे तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि -1, ठीक है, यहाँ पे -2 फिर -1, ठीक है। अरे इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 -1 इंटू 1, ये -2 इंटू 1, ठीक है, -1 इंटू 1, ठीक है। ये डायरेक्ट कर दिया ना, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ऐसे लिख देते हैं। फिर प्लस -2 इंटू 1, ठीक है, -1 इंटू 1, तो ये -1 -2 -1, तो ये तो निगेटिव आ रहा है। अच्छा, तीनों केसेस कवर हो गए। -4 कि लेस देन 0, तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है यानी स्पीड वो डिक्रीज कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूस है, सॉरी ऑब्ट्यूस है, तो इसका मतलब एक कंपोनेंट इधर आ गया होगा, ठीक है, तो उसको डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। ये बिल्कुल भी अच्छे से नोट करिए, ठीक है। तीनों कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में सारे कवर हो गए, ठीक है। इसमें क्या हो रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। इसमें क्या हो रहा होगा, कोई चेंज ही नहीं हो रहा होगा। और इसमें क्या हो रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। स्पीड की बस बात हो रही है यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। दो वेक्टर्स हैं i प्लस जे प्लस के, ठीक है, और फिर एक दूसरा वेक्टर है i प्लस जे कैप, ठीक है। तो दो वेक्टर्स, मतलब a नहीं दिया हुआ है, a नाम नहीं दिया हुआ, मैंने a नाम रख लिया उसका और b नाम रख लिया। तो दोनों के बीच का एंगल वो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि a डॉट b जो होता है वो मॉड a और मॉड b कॉस थीटा होता है, राइट, ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ से जो है मॉड a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक। वैसे ही b मुझे दिख रहा है कि 1 स्क्वायर मॉड 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका मॉड 3, इसका मॉड 2, ठीक है। तो कॉस थीटा मेरे पास यहाँ से आ जाएगा a डॉट b मॉड a और मॉड b, ठीक है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो अब a डॉट b तो यानी कि यहाँ पे लेंगे तो 1 इंटू 1 आई कैप का j से j 1 इंटू 1 और फिर 1 इंटू 0, ठीक है। तो i मतलब k तो है ही नहीं, और ये है √3 मॉड a और मॉड b कितना है, √2। तो ये आ जाएगा मेरे पास 1, ये 1 यानी कि 2 बाई √3 इंटू √2, तो ये कैंसिल आउट होगा इससे, तो √2 आ जाएगा, √2 बाई √3, यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं रूट में 2/3, ठीक। तो ये समझ आया ना कि मैंने ऐसे कैंसिल आउट कर दिया 2/√2 से। तो ऊपर नीचे अगर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 और ये 2 हो जाएगा दोनों मिल करके, मतलब इसमें आएगा ऐसे 2 इंटू 2, तो 2 हो जाएगा बस। तो इसी वजह से √2 हो गया। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं कि 2 है तो √2 से काट देते हैं, तो √2 लिख देते हैं इस वजह से, ठीक है। ये दिमाग में हो जाना चाहिए, मतलब ऑब्वियसली जो जानते होंगे मैथ वाले स्टूडेंट्स तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक। यहाँ पे कुछ दिक्कत तो नहीं है ना, ये समझ आ गया, 2/3, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कॉस थीटा इक्वल टू आ गया √2/3, पर फॉर्मूला में कॉस थीटा जो है मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि है नहीं, है कि नहीं दिया हुआ है, ठीक है। साइन के टर्म्स में भी कुछ दिए हुए हैं, तो चलिए साइन निकाल लेते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने इसी वजह से लिया कि आपको यहाँ पे फंस जाएंगे कि अब यहाँ से अब जो मतलब जो है वो तो कर ही लेंगे। तो आपको फार्मूला आपको पता है एक, ठीक है। मैं बता दूँ आपको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये तो सभी को पता होता है, ठीक है। तो कॉस तो हमें पता ही है, तो कॉस पता है तो हमें यहाँ पे √2/3 यहाँ पे रख देंगे और उसका स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा/1,
ठीक है, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस 2/3 यानी कि 3 से यानी कि 1/3। तो यानी कि यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ लिखते रहे, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू रूट में 1/3, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, इस तरीके से आ जाएगा 1/√3, ठीक है। या फिर 1 को ऐसे ना लिख करके लोग ऐसे भी लिख लेते हैं 1/√3, ठीक है। तो फिर आंसर आपका यहाँ से मैच कराएंगे तो फर्स्ट पार्ट आंसर आ जाएगा, ए पार्ट आंसर, ठीक है। सिंपली बस यही थोड़ा एक्स्ट्रा था, मैथ था थोड़ा सा, ठीक है। और पीएमटी का ही क्वेश्चन है, ये थोड़ा मैथ था, बस इसमें ये लगाना चाहिए, बस ये आपको याद होना चाहिए। साइन स्क्वायर था, बस वहाँ पे रखा, स्क्वायर किया, यहाँ पे रखा तो वो आ गया, ठीक है। अगर साइन को इधर भेजे तो इनवर्स हो जाता है, ठीक। कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हो गया, रफ कर दे, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका होगा, ठीक है। अब उसको आप ट्राई कीजिए, ठीक है, रोकिए मत, आप खुद से रोक करके ट्राई कीजिए, बिल्कुल आसानी क्वेश्चन होगा। क्या आया हुआ है इसमें, वो पूछ रहे हैं कि इफ़ ए वेक्टर दिस ए परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, मतलब दो वेक्टर्स हैं, मान लेते हैं ये ए वेक्टर है, 2i प्लस 3j प्लस 8k है ना, एंड बी जो है यहाँ पे मुझे दिख रहा है 4j माइनस 4i, ये i है और ये प्लस अल्फ़ा k, ठीक। तो अल्फ़ा की वैल्यू पूछ रहे हैं, और दोनों वेक्टर्स दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर है, यानी कि ये दिया हुआ है कि a परपेंडिकुलर टू b है, तो बताइए अल्फ़ा की कितनी वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे गलती हो सकती है कि ये j दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से रखिएगा कि पहले j दिया हुआ है बाद में i दिया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको, आपसे गलती ना हो तो आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है, जल्दीबाजी के चक्कर में ये गलती हो सकता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है मुझे, a डॉट p जो है इसका 0 कर देना है, तो a डॉट p 0 करेंगे तो यहाँ से -4 × 2 प्लस 4 × 3 और 8 × अल्फ़ा, ठीक है। तो -8 प्लस 12 प्लस 8 अल्फ़ा, ओके। यहाँ से आ जाएगा 8 अल्फ़ा प्लस 4, ठीक, और इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट दोनों का 0 है, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना। a डॉट b जो है वो 0 होगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। तो 8 अल्फ़ा प्लस 4 इक्वल टू 0, तो मैं कह सकता हूँ कि अल्फ़ा इक्वल टू -4/8, यानी कि कटेगा तो 1/2 आ जाएगा, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे -1/2 आ जाएगी, ठीक है। आंसर मैच करा लीजिए, कौन सा पार्ट है, सी पार्ट है, ठीक है, सी पार्ट आंसर है, गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट करिए, वैसे नोट करने का आप खुद से करना चाहिए इसको, है कि नहीं, ओके। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन आ चुका होगा। अब ये कह रहे हैं कि कोई पार्टिकल है मूव्स फ्रॉम पोजीशन दिस टू दिस, ठीक है। तो पार्टिकल एक दिया हुआ है, तो इस पोजीशन से, मतलब वो कह रहे हैं कि इस पोजीशन से, यानी कि वो पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है। ये दिमाग में रखिएगा कि वो पोजीशन वेक्टर मैंने आपको समझाया है, ठीक है, पोजीशंस वेक्टर मैंने आपको समझाया है। ये होगा यहाँ से लेकर के वो यहाँ तक वो जा रहा है, ये चीज़ है।
ठीक है। तो ड्यू टू द यूनिफॉर्म फोर्स, मतलब उस पर फोर्स लग रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, इस पोजीशन से इस पोजीशन जा रहा है, यानी कि r1 वेक्टर ऐसे था, ठीक है। r1 वेक्टर जो दिया हुआ है, तो ये पोजीशन है। तो ये चीज़ जो दी हुई है वो मैं थोड़ा सा आपको विजुलाइज कराने के लिए बस दिखा रहा हूँ, -2, वरना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। r2 आ जाएगा, ये आपको मैं कहूँगा ये r1 वेक्टर है, और ये जो है r2 वेक्टर है, मतलब r1 से r2 गया है। तो ये पॉइंट यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा तो 14 और 13 और 9 है ना, यही है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, ओके। तो अब मुझे क्या करना है कि इसका पूछ रहा है कि वो वर्क डन पूछ रहा है ना, हाँ वर्क डन पूछ रहा है। तो जब ए से, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, तो ए से जब बी गया तो बताइए कितना वर्क डन किया, और उस पर फोर्स जो लग रहा है वो भी दिया हुआ है। मतलब है क्वेश्चन एक लाइन का ही, तो मैं बस थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको ये कितनी बार पूछा गया आप भी देख ही लो, पर है कुछ नहीं इसमें, ठीक है। फोर्स दिया हुआ है, तो इस पे फोर्स लग रहा होगा, तो ये यहाँ से यहाँ आया, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है बेसिकली ये डेल्टा आर। तो डेल्टा आर जो है r2 - r1 हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। और वर्क डन पूछ रहे हैं तो ये हो जाएगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यही तो होता है वर्क डन, ये हो जाएगा, सिंपल, ओके। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब बढ़िया क्वेश्चन नहीं है, मतलब बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो वर्क डन निकालना है मुझे सिंपली। तो अब इसका और इससे डॉट प्रोडक्ट, तो डेल्टा आर मुझे चाहिए, तो चलो डेल्टा आर निकाल लेते हैं ना। तो r2 - r1, तो r2 ये है, तो 4i कैप, मैं थोड़ा सा चलिए लिख लेता है यहाँ पे, डेल्टा आर इक्वल टू ऐसे। वैसे आप एक लाइन में तुरंत वहाँ पे शुरू कीजिएगा, सीधा ये देख रहे हैं r2, तो इसे घटा दीजिएगा तुरंत, ठीक है। मैं यहाँ पे भले से ही ये कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस आएगा तो ये सारा अंदर के सारे जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। मैं चेंज कर चुका हूँ, ठीक है। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है ना, तो r1 की जितना भी r1 होगा वो चेंज हो चुका होगा। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 11i कैप, है ना, इससे, और फिर यहाँ पे आएंगे तो ये भी 11, और यहाँ पे आएंगे 15k कैप, ठीक है। तो ये डेल्टा आर। तो अब F इज इक्वल टू, अब वर्क डन आइएगा, तो F डॉट डेल्टा आर, ठीक है। तो वर्क डन पे आएंगे तो फोर्स कहाँ है मेरे पास, ये है, तो 11 × 4, ठीक है। 11 × 4, फिर 11 × प्लस 11 × 1, फिर प्लस 3 × 15, ये हो जाएगा 44 प्लस 11 45, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 6 4 10, 1 5 6 4 10, यानी कि 100 जूल आ रहा है ना, 100 जूल वर्क आ रहा है इसका। ए पार्ट आंसर आएगा इसका। ए पार्ट आंसर आ जाएगा, ठीक, ओके। तो 100 जूल, बस यहाँ पे डेल्टा आर आपको निकालना था, ठीक है। इससे माइनस इसको कर देंगे तो ये आपका डेल्टा आर आ जाएगा। फिर उसके बाद फोर्स वेक्टर दिया हुआ है, दोनों से डॉट प्रोडक्ट लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर है ना, पोजीशन ये हमने बताया था, पोजीशन वेक्टर r2 - r1, ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया, ठीक है, रफ कर देना।
ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रहे हैं वो आपको स्क्रीन पे आ गया होगा कि ये तो मैंने थियरी में ही पढ़ाया हुआ है कि ए और बी का रेशियो पूछ रहे हैं वो, मतलब मॉड ए और मॉड बी का वो रेशियो पूछ रहे हैं कितना होगा। ठीक है, वो ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो वो दिए हुए हैं कि ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी जो है वो परपेंडिकुलर है ए माइनस बी के। आपको अगर ये कोई याद होगा तो मैंने बताया था कि जब भी ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, दोनों वेक्टर्स, ये मॉड लगा दिया, जब भी ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो ए और बी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो अब दोनों इक्वल है तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिंपली इसको इधर लेकर के आइए, 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक, ठीक है। अब किसी को क्लिक नहीं किया होगा, अब उसको इतनी इन्फॉर्मेशन पता है, ठीक है, कि अब वो याद नहीं है तो बेसिकली कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा काम करेंगे और क्या करेंगे, आपका थोड़ा सा 1 मिनट अधिक लगेगा, कोई बात नहीं, लगा लेते हैं। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इससे जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ तो माइनस ए डॉट बी होगा, है कि नहीं, फिर इससे ये जाएगा तो प्लस बी डॉट ए होगा। ठीक है, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये जो है स्क्वायर, ठीक है, दोनों का रूट ले लेंगे, दोनों का रूट लेंगे तो ये इक्वल टू बी आ जाएगा आपका। ठीक है, तो दोनों इक्वल हो गए तो दोनों का रेशियो अगर मुझे लेना होगा तो 1 आ जाएगा। इसको इधर लेकर के आइए, यही तो पूछ रहा था वो, दोनों का रेशियो इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका ये पार्ट आंसर हो जाएगा। मैंने इस वजह से ये भी बता दिया है क्योंकि अगर आपको नहीं पता है, याद नहीं है तो कोई बात नहीं, होता है, नहीं याद होता है तो इतनी सारी चीज़ें, पूरा फिजिक्स इतना ज़्यादा है तो कितना याद होगा, पर ये याद हो जाएगा अगर आप रिवीजन दें, टेस्ट दें तो तभी याद हो जाता है। ठीक है, होता यही है कि हमारे सब कुछ तो पढ़ लेते हैं, बस रिवाइज नहीं होता है ना, बस वही कारण होता है। रिवीजन नहीं किया है तब भी प्रॉब्लम है। ठीक, ओके, तो ये हो गया, इसको नोट कर लीजिए। हो गया नोट। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए डॉट बी माइनस का ए बी है। ठीक है, अब दोनों क्या है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है माइनस है, तो पूछ रहे हैं कि बताइए दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में होंगे या परपेंडिकुलर होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे या फिर एक्ट इन एनी डायरेक्शंस। ठीक है, तो आप ये क्या जानते हैं, अब इसको छोड़ दीजिए, इसका फॉर्मूला लिखिए पहले। कॉस थीटा होगा, इसकी जगह पे ये रखेंगे। ठीक है, वैसे तो आंसर उसका सीधा दिख ही गया होगा, पर कोई बात नहीं, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू -1, और थीटा माइनस तभी होगा जब 180 होगा, यानी कि दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, एक ए है ऐसे और एक बी है ऐसे, तो दोनों के बीच का 180, तो अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों। ठीक है, तो इसका आंसर जो है, जो भी है, कौन सा हो जाएगा, सी पार्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको रफ कर देना। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा ऑप्शन से चेक होने वाला क्वेश्चन है। ये बी साइन थीटा आई कैप
मैं ऑप्शन लिख देता हूँ पहले, ठीक है। आप ये चेक करना शुरू हो जाओ। एक वेक्टर दिया हुआ है a cos थीटा, ठीक है, चलिए यहाँ लिख देते हैं a cos थीटा आई कैप प्लस b साइन थीटा जे कैप। तो कह रहा है कि ये वेक्टर इन चारों ऑप्शन में से दिया हुआ है कि किसके परपेंडिकुलर है, ये पूछ रहा है वो, ठीक है। तो मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ कि किसके परपेंडिकुलर होगा। 1/2 ने a है, a साइन थीटा कैप माइनस 1/b कॉस थीटा जे कैप, और c जो है आपका 5k कैप, और d जो दिया हुआ है ऑल दिया हुआ है, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। तो किसके परपेंडिकुलर, तो जिससे इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा उससे परपेंडिकुलर होगा। तो चलिए इससे डॉट प्रोडक्ट इसका निकाल लेते हैं पहले वाले से। तो इस i से i, तो a cos थीटा इंटू b साइन थीटा, अच्छा, फिर इससे प्लस b साइन थीटा इंटू माइनस a cos थीटा, अच्छा ये है। तो ये हो जाएगा आपका ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, ये माइनस यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, यही होगा। अच्छा ये तो दोनों इक्वल है, ये तो कट के 0 हो गया, ओके। यानी इसके साथ परपेंडिकुलर है ये वेक्टर, क्योंकि इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा अब इससे डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो i का i से, तो a cos थीटा इंटू ये होगा 1/a है, 1/a साइन थीटा, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस 1/b cos थीटा इंटू b साइन थीटा, ठीक है। तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, a से a कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से b से b कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये तो सेम आ गया यार, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो ये भी 0 हो गया। यानी ये वेक्टर इससे भी परपेंडिकुलर है, इससे भी परपेंडिकुलर है, इससे भी परपेंडिकुलर। अच्छा k कैप से इससे आते हैं, तो इससे लेंगे तो i का यहाँ पर, अब देखिए मेरे ध्यान से बात सुनिए, यहाँ पर अगर इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिखूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जिसको नहीं समझ आ रहा है उसकी बात कर रहा है, वरना ये भी परपेंडिकुलर ही है। देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 i कैप प्लस 0 k कैप प्लस 5k कैप, है कि नहीं। तो जो i से है, अब इससे लेंगे तो 0 हो जाएगा i वाला, और फिर ये इसके साथ भी 0 हो जाएगा, और 0 इंटू ये, और फिर यहाँ पे 5 इंटू यहाँ पे नहीं है वो 0 हो जाएगा, तो यानी कि 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ 5k कैप दिया था, तो मैंने इसको थोड़ा ऐसे लिख लिया। अब उससे डॉट प्रोडक्ट लीजिए, अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे दिखा दूँ आपको तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। यहाँ पर 0k कैप है ना, अब इससे डॉट प्रोडक्ट लीजिए, जब इसे डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 0 ही आ जाएगा, ठीक। तो ये इसके भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अरे ये अगर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करें कि ये जो वेक्टर है एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। अच्छा यानी तीनों से परपेंडिकुलर है, तो यानी कि मैं डी पार्ट आंसर लगा दूंगा, ठीक है। तो डी पार्ट आंसर सही है, ठीक है। इतना बात समझ आ गया, ठीक है। तो अब देखिएगा, थोड़ा सा एक चीज़ और बताने वाला हूँ, तो थोड़ी सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। ये अब क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है, हो गया आंसर। मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्या है, जे कैप है, और ये आई कैप है, और जो के कैप है वो ये है, ठीक है, वो इधर की तरफ है। तो ये 5k कैप था, तो ये जो वेक्टर है ना वो इसी में है, ये एक्स वाई प्लेन में है। यानी कि अगर मैं 5k कैप लूँ, 6k कैप लूँ, तो कुछ भी k कैप लूँगा तो वो तो वेक्टर ऐसे ही आएगा ना। तो इस प्लेन में जो भी वेक्टर होगा एक्स वाई प्लेन में, वो
के कैप अगर इस डायरेक्शन में जो वेक्टर है उससे तो हमेशा ही डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो अगर ये 5 के कैप नहीं, यहाँ पे 6 के कैप कुछ भी होता, बस के कैप होता, यानी कि यहाँ पे कुछ भी लेमडा के कैप होता तो उसके साथ उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है ना। बस सिंपल सी बात है, थोड़ा सा आपको दिमाग सोचने से थोड़ा IQ लेवल बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा तो क्या दिक्कत है, ठीक है। ऐसे है, तो वो XY प्लेन में था और ये यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन करने से यही चीज़ होता है, क्वेश्चन करके निकल गए उससे कुछ नहीं होगा, उससे क्या होता है कि एनालिसिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, बिल्कुल है। ये दिया हुआ है, फोर्स वेक्टर इज अप्लाइड ऑन ओवर ए पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट। अच्छा, दिया हुआ है कि एक फोर्स वेक्टर है, ठीक है। अरे ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया यार, ये देखो, ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने लिया है, कुछ नहीं पर ऐसे ही बस लिया गया है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 8 बार क्वेश्चन पूछा गया, 8 और है क्या, कुछ भी नहीं। मैंने इसको लेने वाले थे नहीं, बस इस वजह से लिया क्योंकि इतनी बार पूछा गया, तो पता नहीं, हो सकता है आपको देख करके लगे कि ये कुछ बड़ा क्वेश्चन है, तो कोई बात नहीं। 5i कैप प्लस ये वाला, ठीक है। न्यूटन इज अप्लाइड ओवर ए पार्टिकल, मतलब इतना फोर्स जो है किसी पार्टिकल पे अप्लाई किया गया, तो वो कह रहे हैं कि ओरिजिन से वो किसी पॉइंट पे वो, अच्छा मैं बना रहा हूँ यहाँ पे 2, -1 पे पहुँच गया, यानी कि ये वेक्टर r, उसका पोजीशन वेक्टर जो है r इक्वल टू 2i कैप -1 j कैप है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि ऑब्वियसली वो जो होगा वो इधर होगा, इस कोऑर्डिनेट में, पर मुझे उसकी ज्योमेट्री से क्या फ़र्क पड़ता है, ये r वेक्टर है, ठीक है। वो 0 से लेकर के यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। तो ये उसकी पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो बताइए उसका कितना जो है वर्क डन, पार्टिकल कितना वर्क डन किया होगा, ठीक है। तो आप ये सोचोगे कि यहाँ पे फोर्स इक्वल टू होता है, फोर्स इक्वल टू जो भी W इक्वल टू ऐसे होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है क्योंकि वो कह रहे हैं कि 0 से लेकर, मतलब यहाँ पार्टिकल था और यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करके गया, तो अब यही इसकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। तो यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो बस सिंपली क्या करना है कि W इक्वल टू F.R कर देना है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर से। तो ये कहेंगे कि 5i कैप प्लस, इसमें है क्या कि इतनी बार पूछे हैं ये लोग, कुछ भी नहीं है, आसान क्वेश्चन बनाना है उन्हें, क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट में कितना डिफ़िकल्ट बना लेंगे, बनने को तो बन सकता है पर वो बनाएंगे नहीं। इस पे इतना अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, और 7 जूल, ठीक है, ये आंसर होगा, पर उसकी नीड नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है, उसकी ज़रूरत नहीं है, इतने से ही काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसका C पार्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नोट कर लीजिए, आपको नोट क्या करना है इसमें, फिर भी नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए। एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि फोर्स इक्वल टू, दिया हुआ है कि 4i कैप प्लस CJ कैप प्लस 2K कैप, ये है, ठीक है। एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, डिस्प्लेस जो है वो डिस्प्लेसमेंट उसका वेक्टर दिया हुआ है डेल्टा S
या फिर एस बोले, ये दिया हुआ है। ठीक है, आप क्वेश्चन शुरू हो जाइए करने के लिए। ठीक है, आपको अगर समझ में आ रहा है तो, मुझे तो लग रहा है कि आ ही रहा होगा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जो वर्क डन है वो 6 जूल है। ठीक है, तो फाइंड, यहाँ पे फाइंड क्या करना है, ये सी फाइंड करना है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि W इक्वल टू एफ डॉट एस हम निकालेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो वो जो वैल्यू है वो 6 जूल है। तो बताइए सी की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं सिंपली, 3 इंटू -4 प्लस सी इंटू 2 प्लस 2 इंटू -3 इक्वल टू 6 जूल। यार ऐसा लगता होगा ना कि सारा क्वेश्चन यही आसान वाला कर रहे हैं। नहीं यार, मिलता ही नहीं है डिफ़िकल्ट इससे। प्रॉब्लम ये है 2c और ये क्या है -18 इक्वल टू 6। ठीक है, अब ऐसे ही आ रहे हैं तो मैं क्या करूं, ये +18 तो 2c इक्वल टू कितना हो जाएगा 24, तो c इक्वल टू 12। ठीक है, इससे इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो c की वैल्यू जो है वो 12 आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है और इस वजह से अच्छा है क्योंकि ये IIT-JEE का क्वेश्चन है, पर इसमें भी कुछ खास नहीं है, कुछ खास नहीं है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, फिर वो करा देते हैं। हो गया, ये तो खुद से करना चाहिए आपको। ठीक है, वो क्वेश्चन आ चुका होगा यहाँ पे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको ही करना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ कि ए पार्टिकल मूव्स इन XY प्लेन जो है अंडर ए फोर्स सच दैट, किसी फोर्स के इन्फ्लुएंस में वो घूम रहा है जिसका लीनियर मोमेंटम दिया हुआ है। लीनियर मोमेंटम दिया हुआ है ए ब्रैकेट है I कैप कॉस के टी, ठीक है, माइनस फिर जे कैप साइन के टी। ठीक है, ये दिया हुआ है आपका लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो वेयर ए एंड के आर कांस्टेंट, मतलब ए जो है और के जो है कांस्टेंट है, वो कह रहे हैं तो एंगल बिटवीन द फोर्स एंड मोमेंटम, मतलब फोर्स और मोमेंटम के बीच कितना एंगल होगा। ठीक है, निकाल लेंगे फोर्स और मोमेंटम के बीच एंगल, यानी कि अगर फोर्स और मोमेंटम के बीच एंगल निकालना है, सॉरी मतलब यहाँ पे P होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, तो करते हैं। आप एक बार ट्राई कीजिए, बिल्कुल रुकना नहीं है। ठीक है, अच्छा आप न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ नहीं पढ़ा है तो इतना तो पता होगा ना कि dp बाई dt इक्वल टू f होता है चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब मोमेंटम को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो फोर्स मिलता है हमें। ये चीज़ न्यूटन सेकेंड लॉ में आपको पता चल जाएगी, अगर पता है लोअर क्लासेस में आपको पता होगा तो ये चीज़ आप, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो मुझे बस फोर्स चाहिए। ठीक है, फोर्स निकलेगा तभी तो मुझे पता चल पाएगा कि दोनों के बीच कितना एंगल है। पहले फोर्स तो निकाल लें। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए तो बाहर ही है, तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। दिमाग में रखिएगा, कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, यानी कि थीटा की जगह पे क्या है, के है। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन चेन रूल लगाएंगे तो के आएगा। मैं लिख देता हूँ, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ के टी, ठीक है, माइनस जे कैप।
चेन रूल लग रहा है, ठीक है। आप ये मतलब ये साइन कॉस थीटा है यहाँ पे, अगर मैं आपको ठीक से बताऊँ कॉस थीटा है, तो यहाँ पे इसका क्या होता है, अब चलिए के थीटा है तो इसको लिख देता हूँ कि माइनस साइन के थीटा, ठीक है। फिर इसका डिफ्रेंसिएशन, चेन रूल है, अगर सिर्फ टी होता तो छूट जाता, कोई दिक्कत नहीं होती, पर यहाँ पे टी के साथ कुछ है तो उसका भी डिफ्रेंसिएशन होगा, चेन रूल होता है ये, ठीक है। अगर आपको डिफ्रेंसिएशन नहीं पढ़े तो प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है, वही चीज़ लिखे हैं, बस चेन रूल लगाए हैं। इसका डिफ्रेंसिएशन कॉस के थीटा प्लस कॉस के थीटा, फिर यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन के टी, ठीक है। और ये फोर्स वेक्टर आएगा, dp बाई dt जो है वो फोर्स वेक्टर है, तो a, फिर यहाँ पे माइनस t, और यहाँ पर जो है यहाँ पे k आ जाएगा, तो चलिए k यहाँ लिख देते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन k आ जाएगा, t ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, माइनस, और फिर यहाँ पे भी k आ जाएगा, k जे कैप कॉस के थीटा, के टी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए के को बाहर ही निकाल लेते हैं, तो माइनस ए के हो जाएगा, माइनस के तो यहाँ पे आ जाएगा साइन के टी, यहाँ पे आई कैप है ना, फिर यहाँ पे प्लस कॉस के टी जे कैप, ठीक, ये हो गया, ठीक है। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चलिए अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस ए के साइन के टी आई कैप, फिर प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस ए के कॉस के टी जे कैप, ठीक है, ये हो गया। तो ये मेरे पास फोर्स वेक्टर आ गया। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, पहले डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। क्यों डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं पहले बता देते हैं, क्योंकि कॉस थीटा जो होता है ए डॉट बी बाई मॉड ए बाई मॉड बी, ठीक है। अच्छा ठीक है, देखिए डॉट प्रोडक्ट ऊपर लेंगे, फिर मॉड ए निकालेंगे, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है, तो तब रखेंगे तो आंसर आएगा, ठीक है। पर बात यह है कि क्या सच में इतना करना पड़ेगा, पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, अगर जीरो आ गया डॉट प्रोडक्ट तो बात ही खत्म, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो एफ डॉट पी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए का स्क्वायर के, और फिर वहाँ पे कॉस के थीटा के टी और साइन के टी, ठीक है। ये आ गया आई, मतलब इससे और इससे मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। अंदर ए को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। फिर अब यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं बेसिकली, तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर के, और फिर यहाँ पे कॉस के टी, और वहाँ पे क्या है साइन के टी। अच्छा, तो ये तो दोनों इक्वल आ गए ना, देखिए ना इक्वल आ गए, तो कैंसिल आउट हो गया, वाह, जीरो हो गया। एफ डॉट पी, तो यानी कि दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच का एंगल जो है थीटा जो है 90 है, बात खत्म, यही होना था। उतना बड़ा कौन करेगा भाई, अब अगर उतना बड़ा का मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे सभी का, फिर डिवाइड करेंगे, तो मतलब ये लंबा एक पेज का हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये आसान क्वेश्चन था, ठीक है, ये भी, तो इसका डी पार्ट आंसर हो जाएगा आपका, राइट, हो गया, ओके। नोट कर लीजिए, ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट किया होगा, कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए। ओके गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन आप रोक करके नोट कर लीजिए, ठीक है।
अच्छे से नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ़ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज़ ए यूनिट वेक्टर देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। मतलब कह रहे हैं कि दो यूनिट वेक्टर हैं तो उन दोनों यूनिट वेक्टर का सम भी एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि मान लेते हैं वो A1 यूनिट वेक्टर है और एक है A2 यूनिट वेक्टर, तो इनका सम जो है मतलब A1 वेक्टर और A2 वेक्टर का दोनों ही यूनिट वेक्टर है तो इनका सम भी यूनिट वेक्टर है, इनका सम भी यूनिट वेक्टर है। द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज़ ए यूनिट वेक्टर, तो उनका सम भी यूनिट वेक्टर है। तो देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, तो उनका मैग्नीट्यूड जो निकालना है वो भी इनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब ये निकालना है आपको, इनका डिफरेंस डी लिख दे रहे हैं, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालना। अच्छा वो मुझे नहीं पता, हो सकता है ये यूनिट वेक्टर ना हो, ठीक है, कुछ और हो, तो बस ऐसे जनरल मान दे रहे हैं। ठीक है, उनके उनके द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। अच्छा एक और चीज़ है, ये लिख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, मतलब इनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। अच्छा इसको क्वेश्चन को एक और भी तरीके से बोल सकता है कि अगर ये बोलते हैं कि डिफरेंस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, डिफरेंस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड में थोड़ा सा वो हो जाता है कि इसका डिफरेंस, मतलब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, याद करिए, एक क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कि इससे रिलेटेड नहीं है, बेसिकली इससे रिलेटेड नहीं है, बस ऐसे दिमाग में आया तो बता रहे हैं कि आपको याद है कि डेल्टा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और डेल्टा ए का मैग्नीट्यूड, डेल्टा ए, ठीक है, इसका मतलब डेल्टा ए का मैग्नीट्यूड, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है पता है ना। चलिए अगर आप भूल रहे हैं तो एक्चुअल में इसका मतलब ये है कि A2 मतलब अगर एक्सेलरेशन है या फिर कुछ भी है तो A2 माइनस A1 इसका मैग्नीट्यूड, और इसका मतलब ये है कि उन वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड का ही डिफरेंस ले लीजिए। ठीक है, इसमें वेक्टर का काम ही नहीं है, उसका बस मैग्नीट्यूड का डिफरेंस। ठीक है, तो इसमें और इसमें डिफरेंस है, ये दिमाग में हमेशा रखे रहिएगा। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा मतलब अच्छे क्वेश्चंस में आ सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। ठीक है, पर वो कन्फ्यूज़न को ही हम बार बार लेते हैं क्योंकि वो कन्फ्यूज़न हो ना। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ ये बन गई कि दोनों का सम जो है यूनिट वेक्टर है और दोनों के डिफरेंस कितना होगा उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ये मुझे पूछा हुआ है, ठीक है, और ये मुझे पता है, चलिए कोई बात नहीं, तो निकालते हैं फिर। A1 प्लस A2 जो है वो भी एक यूनिट वेक्टर है, तो दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो जब दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेंगे तो आपको पता है कि इसका जो होगा रूट में इसका स्क्वायर, तो चलिए लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, आपको कन्फ्यूज़न ना हो इस वजह से मैं कह रहा हूँ, इसका स्क्वायर प्लस 2A1, ठीक है, कॉस थीटा। ठीक है, मुझे थीटा उटा नहीं पता है। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा क्योंकि ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी 1 होंगे ऑब्वियसली, तो ये भी 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 1 ही होगा कॉस थीटा। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा, तो अब ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, फिर अब क्या कर सकते हैं, 1 माइनस 2 को इधर ले जाते हैं, कॉस थीटा। ठीक है, ये -1 हो जाएगा, तो ये 2 कॉस थीटा, तो एक्चुअली में ये आ जाएगा आपका कॉस थीटा इक्वल टू -1/2। ठीक है, 2 को नीचे लेकर के चलें तो ये आ गया। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि थीटा जो है यहाँ से 120 डिग्री होगा। ये आपको याद रखने के लिए मैंने बोला था कि जब कॉस थीटा की वैल्यू -1 होती है तो थीटा की वैल्यू 120 होती है। ठीक है,
ये याद रखना, मैंने प्रूफ भी कराया है ये, ठीक है। तो मुझे इसमें कोई टेंशन नहीं है कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब डिफरेंस मुझे चाहिए, तो मुझे एक्चुअली में ये चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। तो अब इसका डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस जब निकालेंगे तो आपको पता है कि A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि डिफरेंस का है, डिफरेंस सब्ट्रैक्शन वाला फार्मूला लगेगा, है ना, कॉस थीटा। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब पता नहीं क्यों ऐसे मतलब कहते हैं कि अच्छा क्वेश्चन है, फालतू क्वेश्चन है। ये 1 है प्लस 1 है, कॉन्सेप्ट आके क्लियर है ना, तो कोई भी क्वेश्चन मुश्किल लग ही नहीं सकता। तो अच्छा, ये 1 इंटू 1, अच्छा कॉस ये 120 है, यहाँ पे 120 रख देते हैं, तो -1/2, ठीक है, क्योंकि थीटा की वैल्यू निकाले हैं ना अभी 120, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1, ये माइनस, यहाँ माइनस है तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो वो +1 है, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू, चलिए थीटा यहाँ लिख देते हैं, थीटा 120, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया, √3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, ऑल गुड, ठीक है। बस मैंने इनका सम मतलब एक बार समझा देते हैं कि इनका जो यूनिट वेक्टर, 2 यूनिट वेक्टर थे, उनका सम भी यूनिट वेक्टर था। दोनों तरफ मैंने मॉड लिया, दोनों तरफ इसके मॉड लिया, ठीक है, दोनों तरफ मॉड लिया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे सभी 1 आ गए, ठीक है। फिर थोड़ा सा मैनिपुलेट किया, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब थीटा पता चल गया तो अब डिफरेंस भी निकल ही आएगा। अब इसका डिफरेंस का फॉर्मूला लगाया मैंने, कॉस 120 की वैल्यू मैंने रखी -1/2, ठीक है, वहाँ से निकाला इनका डिफरेंस का मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें वो भी पूछ सकते हैं कि ये बताइए कि इंडिविजुअल वेक्टर कितना होगा, तो वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है, वो भी निकाला जा सकता है, ठीक है। तो पर अभी वो सब नहीं करते, बस इतना ही क्वेश्चन है, रहने देते हैं। ये सब रिवीजन जब करते हैं ना तब किया जाता है। ओके, तो इतना हो गया ना, तो रफ कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको लिख लेना चाहिए, ठीक है। मैं यही क्वेश्चन कह रहा हूँ कि आपको लिखना चाहिए, बाकी और कोई नहीं। बस सॉल्व करते जाइए, बस सॉल्व करते जाइए, अपने प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। जो अच्छे क्वेश्चंस लग रहे हैं उसको स्टार बना दीजिए, फिर जब रिवीजन हो तो उन्हीं क्वेश्चंस को लगाइएगा, ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस को लगाइएगा, ठीक है। ओके, तो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे दिख रहा होगा कि क्वेश्चन ये है कि मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। ए पार्टिकल मूव्स इन XY प्लेन, मतलब एक पार्टिकल है जो XY प्लेन में मूव कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स F, एक फोर्स F उस पर अप्लाई किया जा रहा है, सच दैट द वैल्यू ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम एट एनी टाइम t, तो उसके लीनियर मोमेंटम की जो वैल्यू है px दिया हुआ है, ठीक है। उसकी लीनियर मोमेंटम, मतलब अगर कोई पार्टिकल है उस पर फोर्स F लग रहा है तो लीनियर मोमेंटम की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 2 cos थीटा। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल वो नहीं कीजिएगा कि अरे ये क्या क्वेश्चन है, कहीं डिफ़िकल्ट तो नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं। देखने में बस लग रहा है cos t दिया हुआ है, ठीक है, और फिर उसका y कंपोनेंट दिया हुआ है आपका, अलग अलग दे दिया है और कुछ नहीं है, sin t। द एंगल थीटा बिटवीन f एंड p, तो अब जो है f और p के बीच का एंगल पूछ रहे हैं, f और p के बीच का एंगल थीटा वो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए
अभी ये क्वेश्चन तो इजी है, ठीक है। अगर इजी नहीं भी होता, कोई और भी एंगल होता ना, तो बस आपके दिमाग में यही रखना है। क्या रखना है भाई? मुझे ये निकालना है, तो अच्छा ठीक है, कॉस थीटा मुझे चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल करके इनके मैग्नीट्यूड से मुझे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, मेरा कॉस थीटा निकल आएगा। बस ये दिमाग में रखना है। थीटा पूछ रहा है ना, तो बस एफ वेक्टर निकालिए और पी वेक्टर निकालिए, ठीक है। जिसके बीच का एंगल पूछ रहा है, ध्यान सुनिए मेरी बात को, जिसके बीच का एंगल पूछ रहा है वो वेक्टर आपको निकालना है गिवन इन्फॉर्मेशन से, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे, जिसके बीच का एंगल पूछ रहा है, तो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उनसे दो वेक्टर, जो जिनके बीच का एंगल पूछ रहा है वो वेक्टर पहले बनाइए। जब वो वेक्टर बन जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस में मैंने देखा है कि 90 ही आता है, ठीक है। तो पर कोई बात नहीं, हाँ 90 बात की बात है, वो तो हो सकता है 90 ना आए, हो सकता है यहाँ मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़े, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 ही ना आए, ठीक है। इसमें भी चेक कर लेते हैं। तो चलिए ये p वेक्टर पहले निकाल लेते हैं। तो p वेक्टर आपका दिया हुआ है कितना, x है तो 2 cos t i कैप, अच्छा, और ये क्या है 2 sin t j कैप, बढ़िया बात है। p वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो f वेक्टर dp/dt, ठीक है। देखिए एक को मैं एक ही क्लास में इसको ख़त्म कर सकता था, मैंने क्वेश्चंस इसी वजह से लिए हैं कि विदाउट क्वेश्चंस आप कोई भी चैप्टर अगर आगे बढ़ रहे हैं तो प्रॉब्लम है, ठीक है। ये हो जाएगा -2 sin t, ठीक है। cos थीटा का माइनस sin थीटा होता है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। अब इस ये नहीं कि इसके लिए पूरा अलग से आपको वो पढ़ना पड़ जाए डिफ्रेंशिएशन, इसका हो जाएगा cos t, ठीक है। अच्छा अब इसमें चेन रूल लगाइए। अगर चेन रूल लगाने का मन है तो dt/d करेंगे तो वो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो चेन रूल हमेशा लगता है, पर कभी उसकी वैल्यू 1 हो जाती है तो नहीं लगाते हैं। ये हो गया। तो अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब हमें चाहिए कि इसके बीच का एंगल f और p के बीच का, तो इन दोनों का क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो i से i का लेंगे तो -4 sin t cos t, अरे भाई इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर अब इससे इसके करेंगे तो +4 sin t cos t, ठीक है। क्या बताएं हम, कट ही तो गए, 0 आ गया। तो यानी कि दोनों ही क्या है, परपेंडिकुलर है। मैंने कहा था ना कि अक्सर ऐसा होता है, उनको लंबा कैलकुलेशन नहीं कराना है, उनको आंसर फटाक से देना है तो 90 ही आएगा, ठीक है। ठीक है, तो आंसर आप यहाँ मान सकते हैं, एक्चुअल में सी पार्ट आंसर होगा, ठीक है। ओके, ठीक है, नोट करिए। नोट नहीं करने का मतलब आप तो ये खुद से क्वेश्चन आपको करना चाहिए, ठीक है, पर कोई बात नहीं, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो नोट ही कर लीजिए। पर बस आप यही देखिएगा कि अब धीरे धीरे आपको क्वेश्चन करने की आदत डालिए। रफ है आपके पास, तुरंत रोक करके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। हटाएं इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आ रहा है, ये कह रहा है कि ए बॉडी कंस्टेंट टू मूव इन, तो मतलब एक बॉडी है जो फिक्स है, मतलब कंस्टेंट है, उसका मोशन बिल्कुल वाई डायरेक्शन में फिक्स है, इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स, उस पर फोर्स F लग रहा है, जो कि वो इस तरीके से दिया हुआ है, -2 i कैप, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप इम्पोर्टेंट डाल दीजिएगा, क्यों,
बता रहे हैं अभी, ठीक है, इसकी लैंग्वेज की वजह से। और वर्क डन बाय द फोर्स निकालना है, मतलब आपको W निकालना है, ठीक है। और इसमें डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है 10 मीटर का हुआ है, 10 मीटर अलोंग वाई डायरेक्शन, मतलब ठीक है, ये तो पूरा सीधा बोल दिए, ठीक है। 10 मीटर जो है वाई डायरेक्शन में हो रहा है, तो अब तो बात ही ख़त्म हो गई, बिल्कुल ईजी कर दिए। हम तो रहते तो ये भी नहीं बताते वाई डायरेक्शन में, वो सीधा बोल दिया ना, बस ये बोल देना चाहिए था कि वो 10 मीटर का जो है उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन पहली लाइन में दे चुके हैं, ठीक है, लाइन में है, आप पढ़िए, पहली इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे दिया है कि उसका वाई डायरेक्शन में जो कंस्ट्रेन मोशन मतलब फिक्स हो गया है, ठीक है, वाई डायरेक्शन में ही मूव करेगा, पहली लाइन यही बोल रहा है, ठीक है। और पहली लाइन बोल दिया तो क्या ज़रूरत है फिर कहने की आपको कि वाई डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, तो वाई डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट इतना है। तो चलिए अब तो दे दिया तो क्या कर सकते हैं, बिल्कुल भी ईजी कर दिया। तो इसको ऐसे लिख देंगे, वाई डायरेक्शन में है तो 10 J कैप, वाई डायरेक्शन में है तो J कैप लगेगा ना, ठीक है। तो चलिए अब वर्क डन निकाल लेते हैं, सिंपल F डॉट R, ठीक है। ये बस ये सीधी तरीके से नहीं दिया हुआ है, और वो भी मतलब काफ़ी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो निकाल लेंगे, बस ये निकालना था आपको और डॉट प्रोडक्ट कर लेना था। तो चलिए करते हैं। 2 के साथ तो कोई है ही नहीं, तो 0, इसमें कोई नहीं है ना, फिर 15 × 10 और 6 × 0, भाई K के साथ यहाँ पे कोई नहीं है तो 0। अगर आपको मतलब कन्फ्यूजन हो रहा तो चलिए लिख देते हैं 0 I कैप प्लस 10 J कैप प्लस 0 K कैप। वैसे ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी लिख दिया। ये 0, 150, क्या क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन का मतलब है, कितना इजी क्वेश्चन है, कभी सोचा नहीं था कि ऐसे भी क्वेश्चन कराने का। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है इजी क्वेश्चन, एग्जाम ही वैसा है। ठीक है, हो गया, चलिए रफ कर देते हैं। इसका आंसर आप मैच करा लीजिए क्या है। ऐसा नहीं है कि मैं इजी क्वेश्चन कराता हूँ, है ही क्वेश्चन, बी पार्ट आंसर होगा इसका। ऐसे क्वेश्चन मुझे अच्छे क्वेश्चन मिल ही नहीं रहते, बस एक ठे मिला है, पता नहीं वो अच्छा है कि नहीं है, देख लेते हैं। ये आपके स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन, इसको करिए थोड़ा ज़रा। कह रहे हैं कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 फोर्सेस, अरे 3 वेक्टर्स, फोर्स नहीं है। एक सर्कल है और इसमें 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है। एक OA वेक्टर दिया हुआ है, आपको एक OB वेक्टर दिया हुआ है और एक OC वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। सो दैट इन द फिगर रेडियस ऑफ द सर्कल, तो रेडियस ऑफ द सर्कल ये पूछ रहे हैं, ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ये 45 है और ये भी 45 होगा, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द सर्कल ही पूछ रहे होंगे, है ना, हाँ एग्जैक्टली, रेडियस ऑफ द सर्कल ही पूछ रहे हैं वो। तो चलिए निकालते हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर है, रेडियस ऑफ द सर्कल पूछ रहे हैं और रिजल्टेंट नहीं, एक सेकेंड, रिजल्टेंट, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स। तो रिजल्टेंट ऑफ द तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है और निकाल करके फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अरे कुछ नहीं, वही चीज़ है, ठीक है। 3 वेक्टर्स हैं, एक OA है, OB है, OC है, ठीक है। आपको लग रहा है बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल वेक्टर कंपोनेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन नहीं है। चलिए किसका कंपोनेंट करें, इसका कंपोनेंट कर लेते हैं OA का, ठीक है। तो OA का कंपोनेंट जब करेंगे तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे आएगा, एक ऐसे, वो होगा आपका, मैं लिख रहा हूँ OA cos 45,
ठीक है। और ओ ए का मैग्नीट्यूड मैं बता दे रहा हूँ आपको, ओ ए वेक्टर इक्वल टू, आप देखते जाइएगा क्या मैं गलत लिख रहा हूँ कि सही लिख रहा हूँ, बताइएगा। ये चीज़ है, ये तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है। क्यों? क्योंकि सभी का रेडियस आर है ना, तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, बस डायरेक्शन अलग है। इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन, तो वेक्टर अलग है, ठीक है, डायरेक्शन अलग होने की वजह से, ठीक है। तो इसका अरे सॉरी, ये तो बहुत बड़ी गलती होगी ना, यहाँ तो साइन होगा ना, ऐसे कैसे, साइन 45, और इधर की तरफ ओ ए कॉस 45, ठीक है। वैसे गलत नहीं होता क्योंकि 45 है, पर कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो गलत है ही ना। तो ये इसका कंपोनेंट किया इसके अलावा, तो ओ ए कॉस 45 और इधर ओ ए साइन 45, ठीक है। अब इसका कंपोनेंट करते हैं, इस वाले का, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट करेंगे तो इधर की तरफ ओ सी कॉस 45 आएगा, ओ सी कॉस 45, और इसी के ठीक इधर, ठीक है, इधर आएगा, वो आएगा ओ सी साइन 45। कोई गलती नहीं है, ओ सी साइन 45। भाई इसका कंपोनेंट किया इसकी तरफ और इधर की तरफ, ठीक। वैसे इसका कंपोनेंट किया इधर की तरफ और इधर की तरफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऑल गुड, ठीक है। ये हो गया। तो आप ये बताइए कि ये वेक्टर, मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ओ ए जो है वो एक्चुअली में और कुछ नहीं, ये सभी आर हैं, मतलब ओ आर, ये ए है, ओ ए जो है आर है, तो यहाँ पे आर लिखने में क्या प्रॉब्लम है, सभी का मैग्नीट्यूड ही तो है, यहाँ आर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये तो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो सारा रिजल्टेंट इसकी तरफ हो गया, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि रिजल्टेंट वेक्टर वो हो जाएगा मेरे पास, एक होगा आपका, मतलब इसके अलावा सभी पैरेलल हैं। तो अब सुनिएगा मेरी बात, अब मैंने आपको ये बताया था एक चीज़ कि अगर एक ही एलॉन्ग, मतलब सभी पैरेलल है, मतलब पैरेलल है, तो उनका एडिशन सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सभी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है, सभी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ओ ए कॉस 45 प्लस ओ ए कॉस 45, फिर कितना है ओ सी कॉस 45, और फिर प्लस ये क्या है ओ बी, ठीक। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं, सभी वेक्टर्स को ऐड कर दिया, सिंपली ऐड कर दिया, ठीक है। और ये मैग्नीट्यूड क्यों लिया, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन दिमाग में ये होता होगा कि सिंपली ऐसे कैसे ऐड कर दिया, आपने वेक्टर एडिशन तो लगाया नहीं, हम लगाएंगे नहीं। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि सभी एक ही डायरेक्शन में हैं, सभी एक ही डायरेक्शन में, तो एक ही डायरेक्शन में पैरेलल है, तो उनका एडिशन सीधा कर देते हैं हम लोग, सीधा एडिशन उनका हो जाता है। ये आपको आप याद करिए कि आर मैक्स जब निकालते थे तो a प्लस बी सीधा लिख देते थे, याद है आपको? ठीक है, a प्लस बी सीधा लिख देते थे। अरे नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं एक बार याद करा देता हूँ। आर मैक्स कब होता था? कॉस 180 पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऐसे a स्क्वायर होता है, b स्क्वायर होता है प्लस 2ab, फिर यहाँ पे कॉस 180 ये होता है। अरे सॉरी, कॉस 0 डिग्री, 180 तो अपोजिट हो जाएंगे ना, क्या हो रहा है? ठीक है, दोनों ही कॉस 0 डिग्री, मतलब दोनों ही पैरेलल हैं, ठीक है, दोनों ही वेक्टर पैरेलल हैं, ठीक है। तो मैं बस इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि आपको कुछ भी मतलब ऐसा, क्योंकि मैं सामने नहीं हूँ ना, तो आप पूछोगे कैसे, तो किसी का डाउट अगर रह गया तो फिर क्या करेगा वो? ऑनलाइन क्लास में तो यही तो होता है। ये 1 हो जाएगा कॉस 0 डिग्री, तो ये a प्लस बी बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बस a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी, ठीक है।
cos 0 डिग्री, क्योंकि दोनों पैरेलल है तो सभी तीनों ही तो पैरेलल हैं। तो अब ये सीधा a प्लस बी हो गया, क्योंकि इनका सीधा सीधा हम एडिशन कर देंगे। क्यों? क्योंकि सभी एक ही डायरेक्शन में है, तो इनका सभी मैग्नीट्यूड का हम सीधा एडिशन कर दिए। ठीक है, बस यही कारण है। ठीक है, सभी सेम डायरेक्शन में है, इस वजह से किया। तो अब क्या होगा, ये r है, ये 1, अब cos 45 जो है 1/√2 होता है, और यहाँ पर भी r है, और इसका जो है 1/2 हो जाएगा। ये o c है ये, और cos है o c, ये cos है। ठीक है, तो r और इसका वो 1/√2। ठीक है, और ओ आर का जो है, ये ओ आर है, ओ बी होगा, क्या लिखता है यार, ओ बी होगा, ओ बी ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों 2r/√2 ये कैंसिल आउट होगा, √2 हो जाएगा प्लस r। तो अब ये बन जाएगा मेरा r + √2r, या फिर इसको लिख देंगे हम लोग, r बाहर निकल जाएगा तो 1 + √2। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट आ गया, सीधा सिंपल सा इसका है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा आपका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए। एक बार और रिपीट करने की ज़रूरत तो है नहीं, बस इसका सिंपली इसका मैंने कंपोनेंट किया, एक इस डायरेक्शन में चला गया, इसका कंपोनेंट किया, इधर आया, फिर उधर चला गया, सभी एक ही डायरेक्शन में है, तो सिंपली इनके मैग्नीट्यूड का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, मैंने समझाया भी कैसे होगा। ठीक है, तो ये सिंपल रखा, सब हो गया। ठीक है, ठीक है, अब रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, स्क्रीन पे आप क्या आ रहा है, तो ये दिया हुआ है कि इफ़, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इफ़ ए वेक्टर ए वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, cos ωt i कैप प्लस sin ωt j कैप, ये चीज़ है। ठीक है, ओके, फिर उसके बाद b दिया हुआ है cos ओमेगा टू बाई आई कैप। ठीक है, और फिर आप क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, अगर आपसे हो जाता है तो, वरना मैं तो कराऊंगा ही। ठीक है, आर द फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, वो तो दिख ही रहा है। देन द वैल्यू ऑफ t एट विच द वेक्टर दे आर ऑर्थोगोनल ईच अदर। मतलब ये कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन में पूछा, ये दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि ये जब दोनों ऑर्थोगोनल होंगे, मतलब दोनों ही परपेंडिकुलर होंगे, तो उस समय टाइम की वैल्यू क्या होगी। यानी कि बेसिकली आपको a डॉट b इक्वल टू जब 0 होगा तो उस समय t की वैल्यू क्या होगी। तो a डॉट b करके आपको 0 करके t की वैल्यू निकालनी है। सिंपल बस आपको यही कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपको हिंट दे देता हूँ। चलिए शुरू हो जाइए। बस आपको ये फॉर्मूला आपको नहीं पता होगा, cos a माइनस बी यहाँ पे लगेगा। ठीक है, cos a cos b प्लस sin a sin b, बस यही मेन फार्मूला मतलब यहाँ पे लगना है, ये लगेगा। तो चलिए शुरू करिए, मैं आपको थोड़ा दे रहा हूँ टाइम, आप खुद से कीजिए। a डॉट बी निकालिए,
अब आपको जब कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आएगा तो आपको दिखेगा कि ये ऐसे आएगा। चलिए लगाइए, अब मैं भी करता हूँ। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर गलत बात है। ए डॉट भी निकालिए, अब भी समय है, निकालिए, अब भी इसी वक्त रोकिए और निकालिए। तो चलिए मैं लिखता हूँ कि कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। फिर बी कॉस ओमेगा टी बाई टू आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाई टू जे कैप, ठीक है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, इसका, तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी बाई टू, फिर प्लस, फिर ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी बाई टू, ठीक है। ये है, ये आ गया ए डॉट बी। अब इन दोनों को जीरो करना है तो बाद में जीरो करेंगे, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो अब देखिए ये फॉर्मूले से आपका देखिए मैच कर रहा है, इधर से मैच कराइए, ठीक है। ये दिमाग में होगा तभी ये आपका क्वेश्चन हो भी पाएगा, ठीक है। तो देखिएगा ज़रा, ये कॉस ए है तो कॉस ए है तो कॉस ए, तो ए की जगह ओमेगा है, बी की जगह पे ओमेगा बाई टू है, और फिर साइन ए ये है और साइन बी, तो उस तरीके से ये दोनों फॉर्मेट एक तरीके से दिख रहा है। तो सीधा हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस बी का मतलब ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई टू, ये हो गया। अब इसको किसके बराबर रखना है? जीरो के बराबर, जीरो के बराबर। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि आर्थोगोनल जब होगा तो टाइम की वैल्यू क्या होगी। तो अब सीधा लिख देंगे कॉस, वहाँ से घटाएंगे टू ओमेगा टू माइनस ओमेगा टी बाई टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। आगे भी सॉल्व कर देते हैं। कॉस, तो यहाँ से आ जाएगा आपका ओमेगा टी बाई टू इक्वल टू जीरो, ठीक। अब कॉस जीरो कब होता है? कॉस 90 पे। तो इसके यहाँ सॉल्व करें, कॉस ओमेगा टी बाई टू इक्वल टू कॉस पाई बाई टू, पाई बाई टू पे तो होता है, ठीक है। तो पाई बाई टू पे होगा, तो आप ये बताइए यहाँ से ओमेगा टी बाई टू इक्वल टू पाई बाई टू, तो टू से टू कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मुझे दिख गया कि टी इक्वल टू पाई बाई ओमेगा, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। पाई बाई ओमेगा, आई होप नीचे दिखा हो, ठीक है। आप नोट करिए, देखे दिख रहा है कि नहीं। ओके, परफेक्ट, दिख रहे हैं, ठीक है। ये आंसर होगा आपका, ठीक है। बस इस क्वेश्चन में की पॉइंट्स और क्या है कि बस आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये वाला। अरे वो 4 ही फॉर्मूले हैं, आप याद कर लो। बेसिक मैथ अगर नहीं पढ़े हो तो अभी भी समय है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक मैथ की कॉपी अलग से बना लीजिए, ठीक है। वैसे ये अच्छा क्वेश्चन में से है, वैसे बहुत लोग तो स्किप किए ही होंगे इसकी वजह से। यहाँ पर ही ये चीज़ हो गई, ठीक। ये आंसर है, नोट करिए। और कुछ देख रहा हूँ, क्वेश्चन है मेरे पास विजुअल में, ठीक है। हो गया, पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर भी तो यार बताना था मुझे, कौन सा पार्ट होगा? ए पार्ट होगा आंसर, ठीक है। ये कोई ए वेक्टर है, ठीक है। साइन थीटा आई कैप कॉस थीटा जे कैप, मतलब
ठीक है। तो ये जो वेक्टर दिया हुआ है आपको प्रूफ करना है कि ये यूनिट वेक्टर है। तो बस इनका प्रूफ करना है कि आपको यूनिट वेक्टर है कि नहीं है, प्रूफ दैट ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। तो बस इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, सिंपल ही है। आप सोच रहे होगे क्वेश्चन इतना आसान क्यों लिया है, ठीक है। अच्छा, इसका कोफिशिएंट साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी यूनिट वेक्टर है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मेरी बात सुनिए, इसको लिया क्यों। ये जो ए वेक्टर है, ठीक है, साइन थीटा आई कैप कॉस थीटा जे कैप, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है। ये जो वेक्टर है ऐसे, उनके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं कि जो भी इसका कोफिशिएंट अगर सेम है तो इसका रूट जो होगा ना वही इसका मैग्नीट्यूड होगा। मतलब अगर आपको यहाँ पे कुछ k टाइम्स दिया हुआ है तो ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो रूट में k होगा, निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि बस इसका कोफिशिएंट, अगर यहाँ पे साइन है यहाँ पे कॉस है और कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है और थीटा सेम है, मतलब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ए कुछ और भी वेक्टर है, मान लीजिए p वेक्टर है, ठीक है, साइन यहाँ पर ओमेगा t हो जाए, ठीक है, और प्लस कॉस ओमेगा t हो जाए, ठीक है, ये हो जाए, या चाहे बाई 2 हो जाए, बस यहाँ पे थीटा जो है ना वो सेम रहे और साइन और कॉस रहे, तो वो हमेशा ही यूनिट वेक्टर होगा। उसको देखते ही टिक मार दीजिएगा यूनिट वेक्टर है, बस यही बात है, ठीक है। थीटा बस सेम होना चाहिए और साइन कॉस में होना चाहिए, बस उसका कोफिशिएंट में कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो वो यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है, वो यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है। तो आज बस इतना ही, ठीक। इसके क्वेश्चंस लगभग मैंने सभी करा दिए, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट बचा हुआ है, एक ही लेक्चर है, बस कल ही आएगा, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ठीक। फिर उसके बाद अब काइनेमेटिक्स, तो अब स्टार्ट होगा हमारा रियल फिजिक्स, ठीक है। काफ़ी एक्साइटेड हम भी है कि जल्दी से आ जाए, ठीक है। काफ़ी ये लंबा खींच गया, वैसे मतलब ऐसे वैसे थोड़ा रेगुलर डाल भी नहीं रहते, पर अब रेगुलर होना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि और कोई चारा नहीं है, ठीक है, ठीक है। अच्छे से नोट करिए, और जितना हमने पढ़ाया है डॉट प्रोडक्ट में सारे क्वेश्चंस को एक बार लगा लीजिएगा पूरा, और जो भी कॉन्सेप्ट हमने दिए हैं, ठीक है, उसको एक बार पूरी तरीके से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चंस में जो मेरे ख्याल से मतलब मुझे छूट रहा है शायद में भी, ठीक है, शायद में भी मुझसे छूट रहा है वो, ऐसा ना हो कि वो आ जाए तो गड़बड़ हो जाए। मैं देख लूँ अपने नोट्स में थोड़ा, हाँ यार छूट रहा है, मैंने कहा ना छूट रहा है। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है, वरना ये गड़बड़ हो जाता। ये आप नोट कीजिए, अभी एंड नहीं है लेक्चर का, ठीक है। अभी थोड़ा सा एक क्वेश्चन बस बाकी रह गया है, ठीक है। वो क्वेश्चन आ रहा होगा, ये कह रहे कि A and B आर द टू वेक्टर गिवन A and B, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ A along B, ठीक है। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ A along B, A का कंपोनेंट निकालना है along B के। ये मुझे इस वजह से आया क्योंकि मैंने बहुत इतने क्वेश्चंस कराए हैं पर प्रोजेक्शन का क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। तो ऐसे कैसे, फिर प्रोजेक्शंस का मैंने क्वेश्चन तो रखा ही था, आया क्यों नहीं, तो छूट रहा था। तो ए प्रोजेक्शन ऑन बी, तो पता है इसका फॉर्मूला क्या होगा, आपको याद है ना कि ए डॉट बी तो है, ए डॉट बी तो रखेंगे, और नीचे जिस पे प्रोजेक्शंस निकालना होता है या फिर कंपोनेंट, उसका मैग्नीट्यूड नीचे होता है, याद है। बस ये उसी पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो बस ए डॉट बी निकालना है यहाँ पे, तो चलिए निकाल लेते हैं।
तो ए डॉट बी निकालते हैं यहाँ पे। तो चलिए ए डॉट बी, तो चलिए ए जो दिया हुआ है मैं सीधा लिख देता हूँ 2i कैप प्लस 3j कैप फिर डॉट ए कैप प्लस जे कैप, ठीक है। और b का मैग्नीट्यूड यानी कि b का मैग्नीट्यूड इसका यानी इसी का रूट में 2 हो जाएगा, यही तो होगा, ठीक है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं 2 + 3 बाई रूट 2, है ना, तो 5 बाई रूट 2, ठीक है। बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अच्छा b के अगर b एलोंग a होता तो यहाँ पे a हो जाता, a डॉट b तो ऊपर रहेगा ही, जिस पे प्रोजेक्शन लेना है यानी जिसका कंपोनेंट जिसके एलोंग निकालना है वो बस नीचे रहेगा, ठीक है। ऐसे करेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया, तो इसका आंसर जो है ए पार्ट होगा, ठीक। तो ये कंपोनेंट इसके एलोंग ये होगा, ये भी आपको आना चाहिए। और ये क्वेश्चंस WBJEE में आया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो एंड ऑफ लेक्चर, ठीक। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा।